तेजस्विनी जब आगे बढ़ गई तो ऋषभ हैरान परेशान सा उसे जाते हुए देख रहा था। वह अब खुद को ही कोसने लगा। यार, मैं तो अपने ही बनाए जाल में फंस गया, और साथ में मंजीत भी। कुछ सोच रावण, वरना आज श्रीलंका पक्का जलेगी। ये लड़की हम दोनों में से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। सुनी ने पीछे मुड़कर देखा कि ऋषभ अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ा है, तो वह रुक गई और वापस लौटकर उसके पास आई। क्या हुआ सर? आप नहीं चलेंगे सिन्हा सर के पास शिकायत करने? ऋषभ ने कुछ सोचा और गंभीरता से सुनी को देखा। डॉक्टर सुनी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सिन्हा सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनी चौंकी। मतलब? ऋषभ, मतलब ये कि अगर तुमने उनसे शिकायत की तो पूरा सच बताना पड़ेगा, जिसमें तुम भी फंस सकती हो। सुनी अब सोच में पड़ गई। ऋषभ ने देखा कि तीर निशाने पर लगा है तो आगे बोला, सिन्हा सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर इस तरह की हरकत की है तो सजा तुम दोनों को भी मिलेगी। सुनी परेशान सी ऋषभ को देखने लगी। तो क्या फिर हम उस इंसान को ऐसे ही जाने दें? ऋषभ, नहीं, उसकी चिंता मत करो। उस कॉलर को मैं ढूंढ लूंगा और अच्छी सजा भी दूंगा। सुनी अब उसे एकटक देखने लगी। ऋषभ, क्या हुआ? भरोसा नहीं है मुझ पर? सुनी मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं है सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी वजह से आपको बेंगलुरु में इतनी परेशानी हुई, लेकिन आप फिर भी हमें सिन्हा सर के गुस्से से बचाना चाहते हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेंगे, पर उस कॉलर से हमें भी मिलवाइएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वह शख्स जिसने इस तरह की हरकत कर हमें परेशान किया। ऋषभ, बिल्कुल। और सुनो, मेरे दोस्तों को ये मत बताना कि तुम और मैं बेंगलुरु में मिल चुके हैं। अब तुम अपने क्वार्टर में जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। सुनी 2-4 कदम चली कि रुक गई। आप नहीं चलेंगे? ऋषभ बेरुखी से बोला, मैं मेरा देख लूंगा। एक बात और दिमाग में बैठा लो कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी उस दोस्त को माफ कर दिया है, लेकिन मेरे साथ घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे दूर ही रहना, समझी? सुनी ने अब छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन सर, जब हम दोनों की मंजिल एक ही है तो एक साथ सफर तय करने में ऐतराज कैसा? ऋषभ सुनी को गुस्से से घूरने लगा। सुनी, हमारा मतलब क्वार्टर पास ही तो है, तो फिर हमारे साथ चलने में। सुनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ऋषभ सुनी को वहीं खड़ा छोड़ आगे बढ़ चला। सुनी उसकी इस बेरुखी को देख तंग रह गई। वह अब जल्दी से ऋषभ के पीछे चली। ऋषभ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। ऋषभ रॉय हूं मैं, कोई ऐसे ही मुझे थोड़ी ही फंसा लेगा। मैं तो बस मैं ही हूं। ऋषभ काफी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। सुनी उसका पीछा करते हुए जल्दी ही हांफने लगी। ऋषभ को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसके तेज कदम धीमे पड़ गए। सुनी ने जब यह देखा तो मुस्कुरा दी और अपने कदमों को थोड़ा और तेज किया। कुछ ही पलों में दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऋषभ ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसे पता ही नहीं था कि सुनी उसके बराबर चल रही है, पर सुनी बार बार कनखियों से झांकते हुए उसे देख रही थी। दोनों के बीच पूरे रास्ते खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी बड़ी सुकून देने वाली थी। ऋषभ का क्वार्टर पहले पड़ा। वह अपने आंगन का दरवाजा खोल अंदर जाने को हुआ तो सुनी ने उसे रोका। सर, 1 मिनट। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। सुनी, हम मानते हैं कि गुस्सा आप पर और आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है, पर सच कहें तो आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है। ऋषभ पहले तो यह सुनकर हैरान हुआ, फिर नाराज होने का नाटक कर कुछ बोलने को हुआ कि सुनी ने उसे फिर से टोक दिया। हम सच कह रहे हैं। आज हमने पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जब आप उस सोल्जर से बातें कर रहे थे। हमें लगता है कि शायद आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, इसीलिए आप गुस्सा ही करते रहते हो। ऋषभ कड़क आवाज में बोला, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम मुझसे? सुनी, अरे हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। अगर सामने वाले में कोई खूबी हो तो उसे बताने में झिझक कैसी? ऋषभ, हो गया तुम्हारा? अब जाओ यहाँ से। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
सुनी ने देखा कि ऋषभ दोबारा गुस्सा होने लगा है तो जल्दी से वहां से चली गई। ऋषभ उसे क्वार्टर के अंदर जाते हुए देख रहा था। सुनी के क्वार्टर के अंदर जाने के बाद ऋषभ अपने क्वार्टर के अंदर की ओर चल पड़ा। सुनी की बातें याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषभ के आने की आहट पाकर पहले से ही प्लान बनाकर बैठे तीनों दोस्तों ने अब बातें करना शुरू किया। देव और मंजीत एक साथ बैठे थे। कबीर उनसे थोड़ा दूर ही बैठकर आराम कर रहा था। ऋषभ अंदर आया और उनकी बातें सुनने लगा। देव, मुझे तो यह रिश्ता पसंद है। मंजीत, मुझे भी। क्यों कबीर, तुझे क्या लगता है? कबीर, हाँ, लड़की तो अच्छी है। देव, तो बात चलाते हैं फिर आगे। देव ने ऋषभ की ओर देखा और चौंका। अरे, आ गया तू? मंजीत, तू बता ऋषभ, तुझे क्या लगता है? ऋषभ कबीर के पास आकर बैठ गया। किसकी बातें हो रही हैं? मंजीत, अरे वही, अपनी सुनी। ऋषभ दंग रह गया। ओए, सुनी तेरी कब से हो गई? मंजीत, नहीं हुई तो हो जाएगी। देव, हमें वह लड़की बहुत पसंद है, मतलब एक भी कमी नहीं है उसमें। हम सोच रहे हैं कि उसे अपने घर की बहू बना लेते हैं। देव मंजीत अब उठकर कबीर और ऋषभ के पास आ गए। मंजीत, तारा मौली के साथ अच्छी जमेगी उसकी। माँ के कान में यह बात डाल देते हैं और लड़की के घर की डिटेल निकलवा लेते हैं। ऋषभ, पर शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? पहले उसे जान तो लो, समझ तो लेने दो उसे अच्छे से। कबीर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, इसमें जानने और समझने की बात है ही क्या? हमें पता है कि हमारे दूल्हे राजा को भी लड़की पसंद ही आएगी। ऋषभ, यार मुझे यह फैसला बहुत जल्दी लगता है। मतलब ऐसे कैसे कोई भी जिंदगी भर साथ रहने का फैसला ले सकता है? मैं तो ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकता। एक दो बार ही तो मिले हैं, पहले समझ लेने दो कि हम क्या सही रहेंगे एक दूसरे के लिए। इतनी जल्दी किसी को जज करना सही नहीं। मैं तैयार भी नहीं हूं अभी शादी जैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए। कबीर, देव और मंजीत उसे अचंभे से देखने का नाटक करने लगे। ऋषभ, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मंजीत, तुझे तो शादी करनी ही नहीं है ना? देव, और हम तेरी बात थोड़ी ही कर रहे थे। कबीर, हाँ, हम तो रोहन की बात कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ऋषभ ने जब यह सुना तो दंग रह गया। क्या, रोहन के लिए? तीनों दोस्त एक साथ बोले, हाँ, रोहन के लिए। ऋषभ अब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, सच कहूं तो लड़की कोई इतनी खास भी नहीं है, अपने रोहन के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। मंजीत, पर अभी तो तू कह रहा था कि कुछ और वक्त बिता लेने दो वगैरह वगैरह। ऋषभ, वो तो मैं तुम लोगों की खुशी के लिए कह रहा था। देखो, मुझे तो शादी में कोई दिलचस्पी है नहीं। मैंने जब देखा कि तुम तीनों को सुनी पसंद है और तुम उसे हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रोहन तो अभी छोटा है और उसके साथ नाइंसाफी होते मैं नहीं देख सकता। हमारे रोहन के लिए हमें और अच्छी लड़की मिलेगी। अब मेरे बारे में भी मत सोचना, यह कोई इतनी खास नहीं है। ऋषभ उठ खड़ा हुआ। मैं सोऊंगा, थक गया हूं अभी। वह अपने कमरे में आ बिस्तर पर लेट गया। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? रोहन और सुनी का तो कोई मैच ही नहीं। पता नहीं क्या क्या दिमाग में इनकी खिचड़ी पकती है। बाहर तीनों दोस्त धीमी सी आवाज में हंस रहे थे। देव, कुछ तो है इसके दिल में, देखते हैं आगे क्या होता है। सुनी खुश होते हुए राशि के कमरे में आई और उसे गले से लगा लिया। आज हम बहुत खुश हैं, फाइनली ऋषभ सर ने हमें माफ कर दिया। सुनी राशि से दूर हुई। तुम्हें पता है, वह केस वाला फोन सर ने नहीं करवाया था। राशि चौंकी। क्या? तो फिर किसने करवाया? सुनी, पता नहीं, लेकिन ऋषभ सर ने कहा है कि वह जल्द ही उस धोखेबाज इंसान को ढूंढ निकालेंगे। राशि, चलो, कम से कम यह वाली टेंशन तो दूर हुई। सुनी ने राशि के चेहरे को जब उतरा देखा तो बोली, क्या बात है राशि, तुम परेशान लग रही हो। राशि, तो क्या करूं यार, जिंदगी झंड बनी हुई है, बैठे बैठाए आफत मोल ले ली मैंने। सुनी उसके पास बैठ गई। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। राशि, वह छछुंदर था ना, रोहन, जिसे मैंने फोन किया था महक की शादी के सिलसिले में। सुनी, हाँ। राशि,
उसे अब मुझसे शादी करनी है। सुनी यह सुनकर दंग रह गई। क्या क्या मतलब है इस बात का? राशि: हाँ। उसने सुनी को सब कुछ कह सुनाया। सुनी कुछ पल तो खामोशी से बैठी रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। यह तो तुमने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया। राशि: तुझे हंसी आ रही है? भोली चिड़िया, तुझे बड़ी शरारत सूझ रही है। सुनी: क्या करें यार, तुम्हारे और उनके साथ शरारत करने पर हमें बड़ा मजा आता है। राशि: उनके साथ? किसकी बात कर रही है तू? सुनी की आंखों के सामने ऋषभ का चेहरा घूमने लगा। फिर वह संभलते हुए बोली, वो सब छोड़, तुम अपनी कहो। राशि: मेरा तो दिमाग खराब पड़ा हुआ है। मतलब आज भी इतना डराया धमकाया उस बंदे को, पर उसे मुझसे ही शादी करनी है। मुझे तो लगता है कि ये देवर भाभी की कोई चाल है। सुनी: जब हमने पहली बार लड़के की आवाज़ सुनी थी तो लगा ही था कि कोई शरीफ बंदा है। तुम्हारे इतना सुनाने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वह तो उसकी भाभी को स्टैंड लेना पड़ा। यह कुछ ऐसा ही था जैसे कोई हमें फ़ोन पर सुना रहा हो बिना वजह, और तुम हमसे फ़ोन लेकर उसे सुनाओ। तो क्या यह हम दोनों की प्लानिंग होगी? बस उसकी भाभी ने उसका साथ दिया। राशि सोच में पड़ गई। बात तो तेरी भी सही है। राशि ने कुछ सोचा और अपने स्कूल के दोस्त दीपक को फ़ोन किया, जो फिलहाल भरतपुर में शिफ्ट हो गया था। राशि ने उसे रोहन के बारे में बताया और कहा कि इस लड़के का पता लगाओ कि यह कैसा है। लड़का जैसा शांत दिख रहा है वैसा ही है या फिर उसका उल्टा है। इस कहानी दीपक ने उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। यह ऑडियो राशि सुनी की तरफ देख मुस्कुरा दी। अब सब पता चल जाएगा। सुनी: और अगर वो वैसा ही निकला जैसा दिखता है तो? राशि मुस्कुरा दी। फिर इस रिश्ते के बारे में आगे सोचा जाएगा कि क्या करना है, लेकिन तब तक कुछ नहीं। ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़ाएं। अगले दिन और सुबह अपने चैनल मौली पर बैंक इस के लिए कहानी निकल को ना गई सुनें। और माँ मंदिर के लिए। तारा को रोहन रात में ही राशि के फोन के बारे में बता चुका था। तारा का फोन बज रहा था। वह जल्दी से भाग कर आई तो देखा कबीर का फोन है। तारा ने खुश होते हुए जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो कबीर। कबीर: हाँ, कैसी हो? तारा शिकायत भरे लहजे में बोली, मिल गई फुर्सत, याद आ गई मेरी। कबीर मुस्कुराया, तुम्हें पता है ना काम कैसा है मेरा। तारा: बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बताओ तुम कैसे हो और बाकी सब कैसे हैं? कबीर: हम सब अच्छे हैं। नमन की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तारा: सब अच्छा चल रहा है। कबीर: तुम्हें पता है यहाँ मुझे जूनियर देव और जूनियर तारा मिले हैं। तारा यह सुनकर चौंकी। क्या मतलब? कबीर ने उसे जय, राशि और उनकी हरकतों के बारे में बताया। तारा हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम छुट्टियों में उन दोनों को यहीं ले आओ? हम भी मिल लेंगे उनसे, बहुत मजा आएगा। और मैं तो अपनी जूनियर से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। कबीर: देखना पड़ेगा। वैसे मैंने तो सोचा था कि दुनिया में तुम ही एक सिंगल पीस हो, लेकिन यहाँ तो एक और मिल गई। तारा: एक नहीं, दो। दूसरा पीस मुझे मिला है। कबीर चौंका। कहना क्या चाहती हो? तारा ने उसे रोहन और राशि के किस्से के बारे में सब कुछ कह सुनाया। कबीर हंसने लगा। यार तुम खुद कम हो क्या जो दूसरी तारा को भी ला रही हो? घर में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तारा: हाँ, वैसे तो बड़ा रहते हो तुम यहाँ। कबीर को अब सुनी की याद आई। अच्छा तारा, मुझे तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी है। तारा: हाँ कहो। कबीर: वो ऋषभ। तभी मंजीत कबीर के पास आया। जल्दी चल, सिन्हा सर ने बुलाया है, कुछ अर्जेंट काम है। कबीर तारा से बाद में बात करने का बोल कॉल कट कर निकल गया। उधर हॉस्पिटल में जय को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों एक ख्याल उसके जहन में आ रहा था कि कुछ गलत होने वाला है।